सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। इससे पहले हमने डॉक्टर ABC और राइस की एप्लीकेशन के बारे में जाना था, जो कि एक थेरेपेटिक मॉडलिटीज़ थी। तो हम जानेंगे आज फिजियोथेरेपी क्या है और स्पोर्ट्स में के क्षेत्र में हम फिजियोथेरेपी को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनीशन, उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजियोथेरेपी जानेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में इस विषय में ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या होता है फिजियोथेरेपी, तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अगर देखा जाए फिजियोथेरेपी को, तो शब्द जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिजियोथेरेपी, एक ऐसी चिकित्सा जो भौतिक रूप में दी जाती है, फिजियो के द्वारा फिजिकली दी जाती है, तो जिसे हम भौतिक चिकित्सा के रूप में जानते हैं और जो शरीर में दी जाने वाली एक चिकित्सा है। और इसका जो पेशा है, वो जो ऑक्यूपेशन है, ये बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक बहुत ही जाना माना नाम है फिजियोथेरेपी, जिसको हर एक सामान्य व्यक्ति भी चोट लगने पर यूज़ करता है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है कि खिलाड़ी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके, उसे वास्तविक रूप में लाने के लिए, शरीर को वास्तविक रूप में लाने के लिए, खेलने के लिए पहले जैसा तैयार करने के लिए फिजियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। चोट लगने के, चोट को बाद और चोट को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो जिसे अब अगर हम लोग समझें, फिजियोथेरेपी जिसे भौतिक चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है और एक व्यापक देखभाल, चिकित्सीय देखभाल, जो कि शारीरिक स्थितियों में और इंजरी और जो डिसेबिलिटी है उसका जो हम आंकलन कर लें, उसके डायग्नोस करने के लिए, उसके उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही साथ उसकी प्रिवेंशन के ऊपर पूरा केंद्रित होता है। तो फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी ऑल्सो नोन एज स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन द प्रिवेंशन, इवेल्युएशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरी, जो कि मूल्यांकन पर केंद्रित है। पहले हम प्रिवेंशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट देंगे और फिर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में लेके जाएंगे। तो इन सभी से मिलकर बना है फिजियोथेरेपी। और एंड कंडीशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये किससे संबंधित होता है? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित। तो जो मैंने पहले बताया कि सामान्य लोगों को भी इसका यूज़ करना पड़ता है और खेल में चोट लग जाए तो भी ये यूज़ की जाती है। तो इसका फोकस कहाँ रहता है? ये पूरी की पूरी केंद्रित रहती है किस पे? फिजिकल कंडीशन पर रहती है, जो कि यदि साधारण सी मांसपेशी मोच है, लिगामेंट इंजरी है, जॉइंट डिसलोकेशन है, ओवरीज इंजरी है, जो कि स्पोर्ट्स में कॉमनली देखने को एथलीट में मिलती है। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी क्या होती है, इसके डेफिनेशन आपने यहाँ पे जाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर स्लाइड में देखा कि यहाँ पे कई सारे मैंने टॉपिक दे रखे हैं: पेशेंट सेंटर्ड केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंजरी प्रिवेंशन, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, इंडिविजुअलाइज्ड केयर, कोलैबोरेशन, एथिकल प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड वेलबींग। तो दीज ऑल आर द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट इंश्योर एथलीट रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव केयर। ये सभी प्रिंसिपल्स जो हैं, ये सभी सिद्धांत जो यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दिख रहे हैं, ये क्या इंश्योर करते हैं? यह इंश्योर करते हैं कि एक खिलाड़ी को, एक चोटग्रस्त व्यक्ति को सही देखभाल मिले, यानी कि जो प्रोफेशनल जिस तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनको इन सिद्धांतों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो, जो कि ये सर्वोत्तम संभव देखभाल करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रोगी केंद्रित देखभाल होनी चाहिए। एथलीट या रोगी की भलाई सबसे पहले है। लक्ष्य सर्वोपरि क्या होना चाहिए हमारा? कि वो जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर हो। ऐसा ना हो कि हम जो केयर कर रहे हैं वो अपने सिद्धांतों पर कर रहे हैं, रोगी को देख के नहीं कर। तो सबसे पहले पेशेंट सेंटर्ड केयर और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। यह ध्यान दे देना चाहिए कि देखभाल करते समय में ये याद रखना चाहिए कि कौन सी आवश्यकताएं हैं उसके लिए, क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या चीज़ ऐसे है जो वैज्ञानिक प्रमाण जो हमें मिल रहा है, जैसे उसके टेस्ट हुए, उसके जो जाँचें होती हैं, उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि क्या इसको ज़रूरी है फिजियोथेरेपी देना, किस अंग पे देनी है,
किस जगह पे देनी है, और यही हमारी सर्वाधिक प्रमुख प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें एविडेंस देख के ही उसकी इंजरी के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। देन इंजरी प्रिवेंशन, क्योंकि चोट की रोकथाम सर्वोपरि है, कि सबसे पहले हम उसके जोखिम को कम करने का उपाय करना चाहिए। उसको सक्रिय करने के लिए जो भी हम उपस्थिति उसको दे सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो उस तकनीक पर जोर करना चाहिए, उस कंडीशनिंग पे जोर करना चाहिए। ऐसी सिस्टम लागू करने चाहिए कि जिससे कि उसके इंजरी का प्रिवेंशन हो सके, उसकी चोट का सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का अनुकूलन, यानी कि हम उसके प्रदर्शन को जो है वो बढ़ा सकें, उसकी कार्य क्षमता जो है, उसका जो प्रदर्शन क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और एथलीट के कौशल में जब सुधार होगा तो वो उसका हमको टाइम टू टाइम बायोमैकेनिकल विश्लेषण भी करते रहना चाहिए, कि और जिससे कि ये पता चले कि खिलाड़ी अभी कितना ठीक हुआ है, उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँची है। इंडिविजुअलाइज्ड केयर, मैंने पहले भी बताया कि व्यक्तिगत देखभाल बहुत ज़रूरी है, या विशिष्ट आवश्यकताओं में भी आता है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो खिलाड़ी को कभी कभी दूसरे के साथ नहीं वो इन चीज़ों को शेयर कर पाता है, तो जो इंडिविजुअल की देखभाल है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे विशेष लक्ष्यों और उसकी आवश्यकताओं पर केंद्रित होनी चाहिए कि खिलाड़ी की किस तरीके की आवश्यकताएं हैं। देन है कोलैबोरेशन। देखिए ये खेल जो है वो सहयोग का रवैया अपनाता है, सहयोगात्मक उसमें रवैया होना चाहिए। और जब हम खिलाड़ी की इंजरी की बात करते हैं तो उस समय तो स्पेशली उसको व्यापक देखभाल की ज़रूरत होती है। उसके उससे साथ जुड़े जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल के जो उसके कोचेस हैं, उसके पेरेंट्स हैं, और साथ ही साथ जो उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, तो उन सबको मिलकर काम करना चाहिए, जिससे उसकी रिकवरी और जल्दी हो सके। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि सभी लोग उसकी कमज़ोरियों के बारे में, उसके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगा। देन है एथिकल प्रैक्टिस। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, सबकी एक गोपनीयता होती है, हर रोगी की एक गोपनीयता होती है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, यह नैतिक मानक होते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी के साथ भी ये एथिकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोचेस कई बार क्या होता है कि कोचेस के साथ अगर सही रिलेशनशिप नहीं होते तो इस प्रैक्टिस का लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। इसके बारे में लोग दूसरों के जो सीक्रेट्स हैं, दूसरों की जो कमज़ोरियाँ, उसको जल्दी से लागू हो जाते हैं, दूसरे पे चला जाता है। तो इस तरीके से एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोगी की गोपनीयता और उसकी सूचना जो है वो किसी और को देनी नहीं चाहिए जल्दी। और व्यावसायिक दृष्टि से भी सत्यनिष्ठा को हम कायम रखें, ये एक मूल सिद्धांत होता है फिजियोथेरेपी का। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए सतत सीखना तो हम सभी का एक ज़रूरी, जिसको भी आगे बढ़ना है तो उसकी कंटिन्यूस लर्निंग ज़रूरी है। और व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में डे बाय डे नए खोजें होती हैं, नई नई रिसर्चेज आती हैं, और निरंतर उसमें कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं जो ट्रीटमेंट देना वो बहुत पुराना हो चुका है। हमको प्रेजेंट जो कंडीशन में चल रहा है, प्रेजेंट जो चल रही है चिकित्सीय सिद्धांत, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सेफ्टी एंड वेलबींग, सुरक्षा और कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो एथलीट की सुरक्षा जो है, भलाई जो है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जोखिम को कम करने के लिए, खिलाड़ी के जोखिम को कम करने के लिए, और पुनर्वास और खेलों में उसकी वापसी के लिए बहुत सारी सावधानियों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो ऊपर मैंने अभी आपको ये सारे सिद्धांत बताए, ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल है फिजियोथेरेपी के लिए। यह वो मार्गदर्शक सिद्धांत है जिनका सामूहिक रूप से खेल में जो फिजियोथेरेपी है उसकी बहुत नींव का काम करते हैं। ये अगर इनमें से एक भी प्रिंसिपल का आप काम नहीं करेंगे तो खिलाड़ी को रिकवरी करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इन प्रिंसिपल का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। ऐसी क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में हम कई बार देखते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ इंजरी बताया, इस सारी चीज़ों को बताया, तो खेल में इंजरी प्रिवेंशन जो है बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में एथलीट को ये शिक्षा होनी तुरंत देनी चाहिए कि उसको किस तरीके की कंडीशनिंग करनी चाहिए, किस तरीके का वार्म अप करना चाहिए, उसके बायोमैकेनिकल एनालिसिस जो है उसकी बॉडी का, उसको पता होना चाहिए हमारा रेंज ऑफ मूवमेंट कैसा है।
जिससे उसे चोट को रोकने में मदद मिलती है। उसको ये पता होना चाहिए कि किस टेक्निक से हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ये सारी चीज़ें उसको इंजरी प्रिवेंशन में मदद करती हैं। नेक्स्ट है क्विक रिकवरी। अगर मान लीजिए चोट लग भी जाती है तो उस खेल संबंधी चोट के उपचार के लिए उसको पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करना पड़ता है। एथलीट तेजी से अपनी गतिविधियों में वापस लौट जाए, यह प्राथमिकता होनी चाहिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की, कि एथलीट अपने पुनः प्रदर्शन को प्राप्त कर ले, पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाए। दूसरा, एक और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का खेलों में जो ये भौतिक चिकित्सा दी जाती है, उसका एक मुख्य उद्देश्य और ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि उसका जो परफॉर्मेंस है खिलाड़ी का वो सुधारा जा सके, उसके सुधार की दृष्टि से भी हो और उसके प्रदर्शन में वृद्धि भी हो जाए। ऐसे प्रदर्शन क्यों, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार खिलाड़ी को चोट लग जाए, उसके पास जब उसको स्पोर्ट्स किसी अच्छे स्पोर्ट फिजियोथेरेपी के अंडर में रखा जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है नेक्स्ट टाइम जब वो करता है तो निखर के आ जाती है, क्योंकि उसको तब सही तरीके से सुधार मिल चुका होता है और उसको पता भी चल चुका था कि हमें कहाँ पर क्या ध्यान रखना है। देन इंडिविजुअलाइज्ड केयर, ये कि पहले भी बताया कि इंडिविजुअलाइज्ड केयर होनी चाहिए, मैंने आपको बताया पीछे भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एथलेटिक इम्प्रूव एथलेटिक लॉन्गेविटी, इनहेंस स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, टीम कोलैबोरेशन। तो इस प्रकार देखा जाए, संक्षेप में हम जाने तो स्पोर्ट फिजियोथेरेपी का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है और एथलीट के बहुत जानकारी होना, एथलीट को इस प्रकार की जानकारी होना, खिलाड़ियों को इस प्रकार की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यह न केवल उनको चोटों से उबरने में मदद करेगा बल्कि उनके प्रदर्शन को भी और बेहतर बनाने में मदद करेगा और साथ ही साथ भविष्य में चोट लगने के जोखिम को कम कर देगा। इस प्रकार इस पूरे समग्र अगर हम बात करें, इस पूरे चैप्टर की जो बात करें तो फिजियोथेरेपी जो है हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हर एक खिलाड़ी को, हर एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स को जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।